दोस्तों आजकल एक फैशन चल चुका है और इस फैशन में आप लोग देखते हैं अवैध संबंध जैसी जो चीज़ें होती हैं ये आम तौर पे हमें देखने को मिलती हैं। और दोस्तों जो लिव इन का आजकल आप लोगों ने देखा है, जो लिव इन का चल रहा है जिसमें बिना शादीशुदा महिलाएं, बिना शादीशुदा जो लड़का होता है वो किसी महिला के साथ में पति और पत्नी की तरह रहने लगता है और उसके बाद में आप लोगों ने देखा कुछ इस तरीके से कत्ल किया जाता है, यानी लाश के साथ में इस तरीके से बर्बरता दिखाई जाती है कि किसी को उस कत्ल के बारे में पता ना चले। छुपाने के लिए कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोग उस लाश का जो मांस होता है, जो डेड बॉडी होती है, उसके पीसेस कर कर उसको फ्रिज में भर देते हैं। कुछ लोग उसको खाना बनाकर लोगों को खिला देते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैंने आप लोगों को सुनाई हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लिव इन वाले मामलों में होता है। और दोस्तों जब कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद में अगर आमतौर पर अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर अगर पत्नी है और उसने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर कत्ल किया हो, तो जब पुलिस उस पत्नी से ये पूछती है कि तुमने आखिर अपने पति का कत्ल क्यों किया और तुमने किसी और से अवैध रिश्ते क्यों बनाए, तो वो पत्नी जवाब देती है कि दरअसल उसका जो पति है ये उसको टाइम नहीं दिया करता था। जब वो उसे टाइम नहीं दिया करता था तो जो पत्नी जो है इसकी नीयत डोलती है, ये आस पड़ोस के लड़कों से नैन मटक्का करने लगती है और उसके बाद में अवैध रिश्तों में चली जाती है। दोस्तों ज़रा सोचने वाली बात यह है कि बॉयफ्रेंड और पति में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हालांकि पति भी बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो टाइम नहीं दे पाता, ये अलग बात है। दोस्तों टाइम ना देने के पीछे अलग अलग रीज़न है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक पति है, उसके ऊपर तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कपड़ों की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे दवा की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों में कहीं शादी कहीं बारात उसके कपड़ों की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं। और बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए, उसको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है और कभी कभार तुम्हें पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह खिला देना है, कभी कभार एक ड्रेस दिलवा दी, बस इतना ही खर्चा उसके ऊपर रहता है। इसलिए जो बॉयफ्रेंड है वो मलाई खाने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता है और उसके बाद में मलाई खाकर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन दोस्तों महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए कि पति आखिर पति होता है, भले ही वो कितना ज़्यादा बिजी हो, कितना ही ज़्यादा अपने काम में वो मशगूल हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी एक पत्नी अपने पति से करती है। और दोस्तों सेम कुछ आज की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों आज की कहानी को सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊं। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं वो वीडियो के अंत में पढ़े जाते हैं। आप लोग भी अगर कमेंट्स करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट्स करा करें और जो हमारा लेटेस्ट वीडियो होता है उस पर कमेंट्स करा करें, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट्स होंगे वो कल के दिन पढ़े जाएंगे। तो रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान प्रदेश से। और दोस्तों इसी राजस्थान प्रदेश का एक जगह लगती है भीलवाड़ा, और दोस्तों इसी भीलवाड़ा के अंतर्गत एक जगह पड़ती है रायपुर। और इसी रायपुर में एक व्यक्ति रहते हैं जिस व्यक्ति का नाम है बाबूदीन, जिनकी शादी हो चुकी है और ये अपनी पत्नी शाहरून के साथ में रहते हैं। इनकी जो पत्नी है उसका नाम शाहरून है। बाबूदीन जो थे वो दूसरी जगह से यानी माइग्रेट वर्कर थे और यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए थे, अपनी पत्नी के साथ में रह रहे थे। और इनका जो और परिवार था, इनके भाई, इनके माता पिता, वो दूसरे गांव में रहते थे। बाबूदीन अपनी पत्नी के साथ में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, काम की तलाश में रायपुर में आके बसे थे और इनको काम मिल भी जाता है। उसके बाद में सुबह ही अपने काम पर जाते हैं, शाम को लौट आते हैं। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि ये लोग घूमने भी चले जाते हैं। बाबूदीन अपनी फैमिली को भी लगातार कॉल करता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर जो पत्नी शाहरून थी ये भी अपने पति के साथ में बेहद खुश थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि सुबह सुबह का वक्त होता है, जब शाहरून सोकर उठती है तो देखती क्या है, जो बाबूदीन है इसकी सांसें नहीं चल रही है, ये मृत पड़ा हुआ है। अब जैसे ही शाहरून अपनी पति बाबूदीन को इस हालत में देखती है वो तुरंत घबरा जाती है। वो तुरंत जो उसके ससुराल वाले होते हैं उन्हें कॉल करती है और उन्हें कॉल करने के बाद में कहती है दरअसल बाबूदीन की 2-4 दिन से तबीयत ख़राब थी, रात में उन्हें दवा दे के सो गई और सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। आप लोग जल्दी से आ जाइए, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। रोते हुए सिलसिलेवार तरीके से वो पूरी कहानी अपने ससुराल वालों को बता रही थी। अच्छा, ससुराल वाले भी उस बहू को समझाते हैं, अकेली महिला है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस महिला के साथ में भी हो जाए, इसलिए इसे दिलासा देते हैं, कहते हैं तुम बस टेंशन मत लेना, हम लोग बस अभी पहुंच रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों इस महिला का, शाहरून का देवर और उसके ससुर वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ से जो बाबूदीन की डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को उठाते हैं और अपने गाँव आ जाते हैं। और दोस्तों गांव आने के बाद में सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है कि बाबूदीन की अचानक से मौत हो गई। तबीयत 2-4 दिन से ख़राब थी। गांव में जब पूरे बात फैलती है कि बाबूदीन की मौत हो गई तो गांव वाले जो थे बाबूदीन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दरअसल जो बाबूदीन था
वो बहुत ही भला आदमी था, सब लोगों के पास उठता था, बैठता था, अच्छा नेचर था, इसलिए लोग भली भांति उसको जानते थे। सारे लोग उसके लिए दिनों रात हाजिर भी थे। जब बाबूदीन की अचानक से रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है तो पूरे गांव के अंदर अचानक से सनसनी फैल जाती है। अब दोस्तों जो पत्नी थी इसका तो बुरा हाल होता है, इसको दौरे पे दौरे पड़ रहे हैं, रो रो कर बयान रो रो कर रही है कि बाबूदीन उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो किसके सहारे रहेगी, ऐसा वैसा लगातार रो रही है। अब दोस्तों उसी समय जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हल्के हल्के पहुंचने लगते हैं, क्योंकि जो अंतिम संस्कार रहता है मुस्लिम समाज के मुताबिक इसको नहलाया जाता है, उसके बाद में इसको कफन वगैरह पहनाया जाता है, दफनाने की बस तैयारी चल ही रही होती है। लेकिन दोस्तों उधर कब्र का इंतज़ाम हो चुका था, इधर मैयत को एक तरीके से दफनाने के लिए उसको नहलाया जा रहा था, उसको कफन पहनाया जा रहा था। लेकिन इतने में ही जो बाबूदीन का छोटा भाई है वो अपने भाई बाबूदीन के चेहरे पर एक नीले रंग का निशान देखता है। अब जैसे ही वो उसकी गर्दन के पास में एक नीले रंग का निशान देखता है वो तुरंत घबरा जाता है, वो तुरंत थोड़ा सा और सही से और नज़दीकी से देखता है तो उसको ये यकीन हो जाता है कि उसके भाई के साथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है। उसके बाद में वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है कि इस तरीके से मेरी भाई की मौत हो गई थी, वो अपनी पत्नी के साथ में रायपुर में रह रहा था। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले वहाँ पर जितने भी मेहमान लोग होते हैं सबको हटाया जाता है और उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा की जाती है। अब दोस्तों जब पुलिस उस डेड बॉडी की समीक्षा कर रही होती है तो पुलिस को उसकी डेड बॉडी पर जो गले की जगह होती है वहाँ पर कई सारे निशान दिखाई पड़ते हैं, जिससे पुलिस को ये अंदाज़ा लग जाता है कि बाबूदीन की गला दबाकर हत्या की गई है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले उन मेहमानों को बाकी घर वालों को समझाते हैं कि लाश का पोस्टमार्टम होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये कहते हैं क्योंकि लाश के साथ में वो किसी भी तरीके की छेड़छाड़ चाहते नहीं। अब दोस्तों पुलिस चूँकि पुलिस है उसको मामला संदिग्ध लग रहा है तो वो पोस्टमार्टम कराएगी, इसलिए पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस बाबूदीन की जो पत्नी होती है शाहरून, उससे पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों जब शाहरून से पूछताछ की जा रही होती है, पुलिस जब शाहरून से पूछताछ कर रही होती है तो उस समय शाहरून को दौरे पे दौरा पड़ रहा था, वो बेहोश हो जा रही थी। तो वहाँ पर गांव की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो पुलिस से कहती हैं कि साहब ये किसी भी तरीके का जवाब देने के काबिल नहीं। दरअसल इसके पति की मौत का सदमा इसे इस कदर लगा हुआ है कि ये लगातार बेहोश हो रही है, इसको दौरे पड़ रहे हैं। पुलिस कहती है ठीक है। अब दोस्तों उधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो उधर रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि बाबूदीन की गला दबाकर हत्या की गई है। अब जैसे ही ये बात सामने आती है पुलिस तुरंत शक के आधार पर, चूँकि बाबूदीन के साथ में उसकी पत्नी के अलावा कोई रहता नहीं है और उसकी पत्नी ने ही अपने ससुराल में कॉल कर ये बताया था कि बाबूदीन की तबीयत खराब थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई, यानी घर में कोई संदिग्ध आया नहीं जिसने हत्या की हो। तो पुलिस के सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वाजह हो जाती हैं कि अगर हत्या किसी ने की है तो इसी शाहरून ने की है। इसलिए पुलिस अब शाहरून को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके जाती है। और दोस्तों शाहरून को जब पुलिस थाने लेके जाया जाता है, उसे जब फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो शाहरून पुलिस को शुरुआत में तो गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती दिखाती है तो शाहरून पुलिस के सामने टूटती है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों वो कहानी अपने आप में ऐसी कहानी होती है जो इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर रही होती है। दरअसल शाहरून बताती है कि उसकी शादी बाबूदीन से अब से लगभग 2 से 3 साल पहले हुई है और वो अपने पति के साथ में अपने ससुराल में ही रहती थी। लेकिन एक दिन वो अपने पति बाबूदीन से कहती है कि यहाँ पर काम नहीं है और हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि हमारे परिवार अब हम 2 हैं और हमारे बच्चे होंगे तो परिवार बढ़ेगा। अगर काम नहीं होगी, पैसों की किल्लत आएगी तो हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। अच्छा, बाबूदीन जो था वो भी अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए ये कहता है ठीक है। उसके बाद में बाबूदीन जो था वो काम की तलाश में निकलता है और रायपुर में उसे काम मिल जाता है। वहीं पर वो अपनी पत्नी को ले जाकर एक किराए के मकान में रहने लगता है। अब दोस्तों दिन को जो बाबूदीन था ये अपने काम पर जाता था, शाम को लौट के आता था। पूरे दिन जो पत्नी शाहरून थी घर पे अकेली रहती थी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि घर का सामान लेने के लिए इसे बाहर जाना पड़ता था, जैसे किराने का सामान हो गया, कभी कभार मार्केट भी जाना पड़ता था, कभी कभी ऐसा होता था कि सब्जी भी बाहर लेनी पड़ती थी। अब दोस्तों इसी दौरान इस शाहरून की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। अब दोस्तों जब ओम प्रकाश से इसकी मुलाकात होती है तो ओम प्रकाश इसकी तरफ स्माइल पास करता है तो ये भी स्माइल पास कर देती है। ओम प्रकाश समझ जाता है कि ये किस तरीके की महिला है। उसके बाद में ओम प्रकाश जो था वो इसे अपनी मोहब्बत का प्रपोज कर देता है, अपनी मोहब्बत एक तरीके से इसके सामने इजहार करता है। अच्छा, जो शाहरून थी शायद ये भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, ये तुरंत एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में अब अक्सर मिलना मिलाना जो था वो होने लगता है। अब दोस्तों जब भी बाबूदीन अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, शाहरून जो थी अपने प्रेमी
इस ओम प्रकाश को अपने घर पर बुलाती। अब यहाँ पर रातें रंगीन होने लगी थीं और एक तरीके से इन दोनों के बीच में जो दूरियां थीं, जो रिश्तों की मर्यादाएं थीं, वो तार तार हो रही थीं और लगातार ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे। अब दोस्तों ये जो सिलसिला था ये लगातार चलते रहता है, लेकिन इस बारे में बाबूदीन को कानो कान खबर नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे आकर उसकी पत्नी कर क्या रही। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान भले ही कितनी ही चालाकी से सारी चीज़ें करे, लेकिन बात वही होती है कि एक दिन समाज के सामने आती है। अब दोस्तों जब बाबूदीन को इस बारे में पता नहीं था तो एक दिन अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब इसके एवज़ में जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो काम पर जा नहीं पाता है, इसलिए अपने घर पे ही रुकता है। डॉक्टर से दवा भी लेता है, दवा लेने के बाद भी इसे कोई सुकून नहीं होता। दूसरे दिन भी इसकी तबीयत ख़राब रहती है, तीसरे दिन भी ख़राब रहती है। अब ये जो शाहरुन थी छुप कर ओम प्रकाश को कॉल करती है, उससे कहती है उसका पति घर पे ही है, तुम घर पे आने की कोशिश भी मत करना। उधर जो ओम प्रकाश था उसके ऊपर इस शाहरुन का इस कदर भूत सवार था कि उसके बिना एक पल भी रहने को तैयार नहीं था। इधर जो शाहरुन थी इसके अंदर भी उतनी ही तड़प थी। अब ये दोनों जब बाबूदीन घर पर रुकने लगा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाहर जा नहीं रहता, 4 से 5 दिन का समय हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, जो प्रेमी और प्रेमिका यानी ओम प्रकाश और शाहरुन। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं तो शाहरुन एक दिन ओम प्रकाश को कॉल करती है और उसके बाद में कहती है कि आखिर हम कैसे मिलेंगे और हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम मिल सकें। इसकी तो तबीयत ख़राब है, ये घर पे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद में बाबूदीन जो ओम प्रकाश होता है वो कहता है कि तुम कोई रास्ता निकालो। वो कहती है ठीक है। उसके बाद में शाहरुन शाम की दवा देने के लिए अपने पति को उसके कमरे में जाती है। उसके बाद में जब वो देखती है कि ये सो रहा है और बीमारी की हालत में है, ज़्यादा जिस्म में ताकत है नहीं, उसके बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर देती। दोस्तों गला दबाकर हत्या कर देती। उसके बाद में अपने प्रेमी को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने अब हमारे रास्ते का जो कांटा है उसे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है, बस मैं आखिरी चाल और चल लूँ, फिर उसके बाद में ना तो हमें कोई रोकने वाला होगा ना टोकने वाला होगा। जब चाहोगे तो मेरे घर पे आओगे और जब चाहोगे मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाओगे। उसके बाद में जो शाहरुन थी अपने ससुराल में कॉल करती है, अपने देवर को, अपने ससुर को रोते हुए सारी बात बताती है कि इस तरीके से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी और आज अचानक से सुबह सुबह जब मैं उठी तो उनकी डेथ हो गई थी। अब दोस्तों पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो वहाँ पर गाँव में जितने भी लोग होते हैं वो लोग यही कह रहे होते हैं कि बाबूदीन अगर अपनी फैमिली में रह रहा होता तो शायद शाहरुन इससे इस कदर जो क्राइम उसने किया है वो कर ना पाते, क्योंकि जॉइंट फैमिली में अक्सर इस तरीके के मौके मिल नहीं पाते। अब दोस्तों आप लोग इस बात पे कितनी तरीके से सहमत हैं कि जो महिला गलत महिला होती है, जिस महिला के चालन चलन ठीक नहीं होते हैं, क्या वो जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें रहकर भी ये गलत काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। उसमें आप लोग देखेंगे तो और ज़्यादा जहर बढ़ता है। आप लोग देखते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने देवर अपने ससुर के साथ में भी इस तरीके के अवैध रिश्ते बना लेती हैं। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस शाहरुन को किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं गाइस, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियो में जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इससे पहला कमेंट्स है समीर खान जी का। लिखते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है, हम आपकी सारी कहानियाँ सुनते हैं, हम दुआ करते हैं ऐसे ही आप कहानी लाते रहें। समीर खान सरस्वती से। तो भाई समीर खान जी आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद भी विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शावेज़ मलिक जी नमस्कार। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं आज की कहानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है हमेशा की तरह उससे भी अच्छा है। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं आज मैं थोड़ा थाबान था, फिर भी आपकी कहानी सुना और अच्छी भी लगी। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत शुक्रिया। और जो मेरे और व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं, जो थाबान होता है उसका मतलब होता है कि जिस्म में बहुत ज़्यादा थकान है, इस वजह से कहानी नहीं सुन पाया। क्योंकि अरबी में मैं भी बाहर कंट्री में रहा हुआ हूँ, वहाँ पे थकने को थाबानी कहा जाता है। उसके बाद में जावेद अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अच्छी लगी कहानी, मैं बिजी था इसलिए कमेंट्स नहीं कर पाया भाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अहमद जी। उसके बाद में जयराज हैं, लिखते हैं बिलाई छत्तीसगढ़ से, कल युग है और इसमें रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। तो जयराज जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, लाइव नहीं सुन पाता हूँ पर टाइम निकाल कर सुनता हूँ और डिफरेंस टाइम है शादाब बेग सऊदी से। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाविज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम। लिखते हैं मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टोन मौदा से हूँ और हर दिन तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। तो भैया बेहद शुक्रिया इस्लाम शेख जी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं हद हो गई है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में हरीश प्रतापगढ़ राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, लेकिन आज
जितने भी मेरे दोस्त हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, लाइक सऊदी रहते हैं, दुबई रहते हैं, ओमान रहते हैं, कतर रहते हैं, बहरीन रहते हैं या फिर जॉर्डन रहते हैं, उन सब से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जो कि अरबी में है। और मैं उन सब से पूछना चाहूँगा आप लोग कितने कितने साल से वहाँ पर रह रहे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अरबी ज़ुबान को अब जानने लगे हैं। तो माफ़ी मुश्किल का क्या माना होता है, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।